हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विक्रम कुमावत आप सभी का ऑलवेज टॉप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए आप सभी जुड़ जाइए हमारे साथ इस ऑलवेज टॉप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा सफ़र रहेगा संविधान के मुख्य अनुच्छेदों पर। कौन सा सफ़र रहेगा? संविधान के मुख्य अनुच्छेदों पर, जिन सफ़र में जो बीच में आने वाले वो क्या क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब सफ़र में कवर करेंगे। अपने क्या करेंगे? ये सभी सफ़र में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। कहाँ से? संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से, जिसमें राष्ट्रपति होगा आज का अपना पहला स्टॉपेज। तो चलो शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति। ये लो, राष्ट्रपति डाल दिए अपने हेडिंग, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, इनके बारे में सभी नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज आपको याद रखने के लिए रट्टा नहीं लगाना है। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल कहानी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? स्पेशल एक कहानी। कहानी तो होती है, आप कहोगे सर हिस्ट्री में, लेकिन अपने हिस्ट्री में नहीं, पॉलिटी में कहानी बनाएंगे। तो आप देखते रहिए इस कहानी को। क्या है? ये संविधान के किस भाग में है? तो संविधान का भाग कौन सा है? भाग 5। कौन सा भाग है? भाग 5। और 5वें जो भाग में अनुच्छेद है वो कहां से लेकर कहां तक है? अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक है? ये है 52 से लेकर 151 तक के जो अनुच्छेद हैं, 52 से लेके 151 तक के जो अनुच्छेद है वो कौन से भाग में? भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही नहीं याद रखना है कि भाग 5 में 52 से लेके 151 अनुच्छेद हैं। इसमें वर्णन किसका है? इसमें संघ का वर्णन है। किसका? संघ का। और संघ की कार्यपालिका, यानी कि संघ की जो कार्यपालिका है, ये लो बना दी हमने संघ की कार्यपालिका, और संघ की व्यवस्थापिका, संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का उल्लेख इसमें। किसका? न्यायपालिका का। किसमें उल्लेख है? संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक के जो अनुच्छेद है उसमें संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का उल्लेख है। आप यदि इतना सब याद कर लोगे ना, तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो भी आप एक नहीं 2 जो ऑप्शन है वो कट कर सकते हो और 2 में से आपको पता लग जाएगा इसमें कौन सा है। तो आपको क्या है कि ये जो मोस्ट ये है कि भाग 5 के जो अनुच्छेद है इसमें क्या इसका उल्लेख है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का। तो चले अब इससे आगे अब लेते हैं राष्ट्रपति का उल्लेख। इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है अपने अनुच्छेद 52 से ही शुरू हो जाता है। किसमें? अनुच्छेद 52 से ही शुरू हो जाता है। 52 में क्या है? 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखना है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपने बोला सर कि मैं कहानी के रूप में बताऊंगा, कैसे बताओगे? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अब सुनो इसकी कहानी कि अब इसको याद कैसे रखे कि सर 52 में तो है, हमें भी पता है, किताबों में भी लिखा है, लेकिन हमें याद ऐसे रखना है कि जो भारत का राष्ट्रपति वो कैसा है? 52 है। कैसा है? 52, यानी कि 52 नहीं 52 याद रखना है। 52 यानी कि 52 से बना 52। क्या होगा? यानी कि भारत का कैसा राष्ट्रपति है? 52 है। आपने कहा ठीक है, याद हो गया। तो उस जो हमारा जो राष्ट्रपति है उसने कहा चलो 52 तो है, राष्ट्रपति भी हमें बना दिया, हमें आप काम क्या दोगे और उसका उल्लेख किसमें करोगे? हमने कहा आपसे जो जस्ट आगे वाला अनुच्छेद है, कौन सा? अनुच्छेद 53वां। अनुच्छेद 53वां अनुच्छेद है। हमने कहा
इस अनुच्छेद में हम इसका उल्लेख करते हैं। क्या लिखा है कि जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, किसकी? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको देते हैं? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को देते हैं। ये लो, राष्ट्रपति में निहित करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई। हमने कहा भाई अनुच्छेद 53 कैसे लिखते हैं? 53 यानी कि तेरे में अर्पण। 53 यानी कि तेरे में अर्पण क्या है? संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति आप में अर्पित करते हैं। 53 याद हो गया? 53 कि ठीक है भाई। तो राष्ट्रपति ने कहा चलो हमको इतना सारा काम सौंपा है, तो ये तो है नहीं कि हमें आप सीधा ही बना दोगे राष्ट्रपति, कोई मतदान तो करेगा। हमने कहा जरूर करेंगे मतदान। तो उन्होंने बोला इसमें मतदान में भाग कौन लेंगे? कौन कौन सदस्य होंगे जो हमारे मतदान में भाग लेंगे? हमने कहा इसके लिए भी हमारे पास अनुच्छेद है, इसके लिए भी हमारे पास अनुच्छेद में एक उल्लेख है, वो होगा अनुच्छेद 54वां। कौन सा? 54वां। 54 से मतलब क्या हुआ? चूज करना। क्या मतलब हुआ? चूज करना। जैसे 54 जैसे चूज करना, तो क्या है? यानी कि निर्वाचक मंडल, यानी कि कौन कौन निर्वाचक मंडल में शामिल है जो राष्ट्रपति को चूज करेंगे। ये लो निर्वाचक मंडल। सिर्फ इतना ही नहीं याद रखना है कि इसमें कौन कौन शामिल होंगे, इसमें कौन कौन शामिल होंगे निर्वाचक मंडल में। तो इसमें निर्वाचक मंडल में शामिल वो होते हैं संसद की, इसका उल्लेख यहां करते हैं हम। ये लो, संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कौन से? निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा होंगे सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं के, विधानसभा कहाँ होती है? राज्यों में तो होती है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा और कौन होंगे? इसके अलावा होगा दिल्ली और जो पांडिचेरी की, दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभा है उनके जो निर्वाचित सदस्य है वो भी इसमें भाग लेते हैं। ये लो, दिल्ली व पांडिचेरी के यानी दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। कौन कौन? सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ये याद रखना जरूरी है। ये लो, निर्वाचित सदस्य होंगे। अब एक बात मैं आपको मोस्ट बता दूं, एक बात आप स्टार लगा के लिख लो कि जो दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य हैं वो कब से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे, यानी कि कब से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे, इसका उल्लेख मैं बताता हूं। अभी एक 70वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 70वां संविधान संशोधन। ये लो, हमने लिख दिया 70वां संविधान संशोधन कब होता है? 70वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, 1992 में होता है 70वां संविधान संशोधन। इसके तहत दिल्ली और जो पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे। इस बात को आप स्टार लगा के लिख लो, डबल स्टार लगा के लिख लो, इस बात को पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कंप्लीट कि कौन कौन सदस्य इसमें भाग लेते हैं। एक तो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इन दोनों के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, न कि मनोनीत सदस्य। दूसरी बात, सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, उसमें भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तीसरी बात, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो भी इसमें भाग लेते हैं और ये 70वें संविधान संशोधन के तहत भाग लेने लगे। ठीक है,
अब एक बात और, इसमें कौन कौन सदस्य भाग नहीं लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन सदस्य भाग नहीं लेते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया आपके एग्जाम में। तो भाग नहीं लेने वाले सदस्य मैं अभी बताता हूं आपको। एक तो सभी निर्वाचित सदस्यों के अलावा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, कौन कौन? सभी मनोनीत सदस्य, चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे वह लोकसभा के हो, चाहे वह विधानसभा के हो, चाहे कोई भी हो, सभी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, इसके अलावा विधान परिषद के सभी सदस्य, कौन? ये लो विधान परिषदों के सभी सदस्य, विधान परिषद के सभी सदस्य, इसमें चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो मनोनीत हो, कोई से भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये लो। एक तो कोई भी निर्वाचित मनोनीत सदस्य, चाहे वो किसी का हो, लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते, उसमें चाहे निर्वाचित हो या चाहे मनोनीत हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको आप नोट कर लो, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हो गया। अनुच्छेद 54 में क्या है? चूज करना। क्या चूज करना कि इसमें चूज करने वाले कौन कौन होंगे इस निर्वाचक मंडल में। चलिए आगे चलो, अब लेते हैं अपना अनुच्छेद 55। कौन सा लेते हैं? अनुच्छेद 55। भाई राष्ट्रपति ने कहा चलो आपने बता दिया कि हमारे निर्वाचक मंडल में कौन कौन आने वाले हैं, चुनाव में कौन कौन आने वाले हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये बता दिया आपको अनुच्छेद 54 में। तो उसने कहा हमारा अब चुनाव भी करवा दो, चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया है वो भी बता दो। हमने कहा 5 तारीख 5वां महीना आने दो, यानी कि ये लो 5 तारीख 5वां महीना, यानी कि 55 याद रखना आपको। 5 तारीख 5वां महीना नहीं, 55 याद रखना है। कैसे? अनुच्छेद 55, इसमें क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन की जो प्रणाली है वो लिखी गई है। निर्वाचन प्रणाली यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। कैसे याद रखना है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये लो लिख दिया। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, लिख दिया भाई। हमने कहा अनुच्छेद 55 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसका उल्लेख है। हमने कहा आपका चलो निर्वाचन करवा दिया। अब हमारी भी एक बात सुन लो। हमने किनको कहा? राष्ट्रपति भैया को कहा कि एक हमारी भी बात सुन लो। हमने जो है आपका चुनाव करवा दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब यदि आपका सीना है वो 56 इंच का होगा, कितना होगा? 56 इंच का सीना होगा, तब भी आप अपना कार्यकाल पूरा कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। राष्ट्रपति का पद है भाई, कार्यकाल पूरा करना कोई सरल काम थोड़ी ना है। तो उसने कहा भाई 56 इंच के सीने का क्या मतलब है? हमने कहा 56 इंच का सीना नहीं, आपको 56वां अनुच्छेद याद रखना है। क्या याद रखना है? अनुच्छेद 56 याद रखना है। ये लो, याद हो गया। 56 इंच का सीने का क्या मतलब हुआ? अनुच्छेद 56वां। इसमें क्या है? कार्यकाल है। ये लो भाई, लिख दिया। किसका कार्यकाल है? राष्ट्रपति का है। कितना कार्यकाल है? 5 वर्ष का है। ये लो भाई, 5 वर्ष का कार्यकाल लिख दिया। अब मान लो कार्यकाल के बीच में राष्ट्रपति को जची नहीं कि मैं तो त्याग पत्र दूंगा, तो क्या करेगा? किसमें उल्लेख होगा? इसके लिए उल्लेख है अनुच्छेद 56 ख में। किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 56 ख में। क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 56 ख में उल्लेख है त्याग पत्र का। त्याग पत्र किसको दे सकता है? ये लो, त्याग पत्र किसको देंगे? ये त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति क्या करेगा इस त्याग पत्र का? अपने पास थोड़ी ना रखेगा। उपराष्ट्रपति ये त्याग पत्र ले जाके देगा लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको। भाई अनुच्छेद 56 ख के तहत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति है उस त्याग पत्र को ले जाके जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको दे देता है। समझ में आ गई बात?
चले आगे। तो उसने कहा, किसने, राष्ट्रपति ने कहा भाई जैसे तैसे मैंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, चाहे मेरा 56 इंच का सेना है या नहीं है, लेकिन अब एक बात हमें बताइए। हमने कहा क्या, कि क्या आप हमें दोबारा राष्ट्रपति बनाओगे? हमने कहा भाई इसके लिए हमारे पास कुछ नियम हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, उसमें उल्लेख करते हैं। तो उन्होंने बोला कर दीजिए उल्लेख। क्या उल्लेख करते हैं? अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 57 में हमने लिख दिया कि आपका जो कार्यकाल पीछे का अच्छा रहा है और हमारे जो सदस्य हैं वो खुश हैं, तो ही आपको दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है, वरना नहीं। लेकिन जो हमारा संविधान है उसमें दोबारे कार्यकाल से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है। संविधान है वो मौन है कि चाहे राष्ट्रपति 2 बार बने, चाहे 10 बार बने, चाहे 1 बार बने, उसमें कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन एक परंपरा है हमारी, परंपरा के अनुसार हमारा जो राष्ट्रपति वो दोबारा बन सकता है, यानी कि 2 बार राष्ट्रपति पद पर बन सकता है। तो ये लो अनुच्छेद 57 यानी कि पुनः नियुक्ति से संबंधित है। पुनः नियुक्ति कितनी बार बन सकता है? 2 बार। क्या इस संविधान में कोई उल्लेख है? नहीं, सिर्फ परंपरा है। क्या है? सिर्फ परंपरा है। परंपरा के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति है वो 2 बार क्या हो सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। तो भाई राष्ट्रपति भैया ने क्या कहा, जैसे तैसे मैंने कार्यकाल पूरा कर लिया, तो क्या आप हमें दोबारा राष्ट्रपति बनाओगे? तो हमने क्या कहा, देखो हमारे संविधान में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, बाकी एक हमारी परंपरा है उसके अनुसार, और दूसरा आपका पीछे का कार्यकाल अच्छा रहा है, तीसरा हमारे जो सदस्य है वो खुश है, तो आपको दोबारा भी राष्ट्रपति बना देंगे। इसका उल्लेख हम करते हैं अनुच्छेद 57 में। ठीक है भाई, इतने में आपकी तरह कोई भाई आ गया, उसने कहा भाई आप इसको दोबारा राष्ट्रपति बनाने जा रहे हो, तो इसमें कोई आपने शर्तें या योग्यता का कुछ निर्धारण किया है? हमने कहा भाई सब है हमारे पास। तो हमने क्या कहा, अनुच्छेद जो 58वां है, अनुच्छेद 58, उसमें क्या लिखा है? योग्यता के बारे में। क्या लिखा है? योग्यता। किसकी योग्यता? राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। किसमें उल्लेख है? 58वां जो अनुच्छेद है उसमें हमने राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं उनका उल्लेख कर दिया है। तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आप ही बताइए। कि वह पहला भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। क्या आप विदेशी को राष्ट्रपति बनाना पसंद करोगे? नहीं। ठीक है भाई, ये भारत का नागरिक हो गया। दूसरा, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है भाई। तीसरी बात, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसकी? वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, हो गई बात। अब एक तो आप ही बता दीजिए क्या योग्यता होनी चाहिए। कि वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दिवालिया और पागल ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? कि वह भारत का नागरिक हो, यानी कि विदेशी नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, वह लोकसभा का, ये आपको खास तौर पर याद रखना है कि लोकसभा का ही होना चाहिए। राज्यसभा कहीं मत कर देना गलती से। यानी कि वह लोकसभा की जो योग्यता है वो रखनी चाहिए। लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भी एक योग्यता इसमें शामिल है। फिर दिवालिया और पागल भी नहीं होना चाहिए। एक और बात, जो इसकी योग्यता है उसके लिए वो कोई लाभ का पद धारण न करता हो। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री ये वाले पद उसमें सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा कोई भी लाभ का पद धारण करता है तो उसको राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। तो हमने कहा भाई ये लो योग्यता का उल्लेख कर दिया। तो उसने कहा, तीसरे भाई ने क्या कहा, योग्यता के अलावा कुछ शर्तें वगैरह है? हमने कहा है। आप टेंशन मत लो, चलो आप इसको आप नोट करो एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया नोट? चले आगे। ये लो भाई, अनुच्छेद करते हैं अब आगे का।
ये लो अनुच्छेद कौन सा आता है अब, अनुच्छेद 59वां। कौन सा है, अनुच्छेद 59वां। अनुच्छेद 59 में क्या है कि भाई शर्तों का प्रावधान है। किसका है, शर्तों का प्रावधान है, शर्तों का उल्लेख। किसमें, अनुच्छेद 59 में। 58 में हमने योग्यता निर्धारित कर दी कि राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता के अलावा कुछ शर्तें भी होनी चाहिए ताकि वो अपने पद का दुरुपयोग ना करें। हमने उनके सामने कुछ शर्तें रख दी। तो आपने कहा सर शर्तों को कौन मानता है, शर्तें तो हर कोई तोड़ देता है। तो हमने कहा शर्तों के साथ साथ हम उनको कुछ कस्में वादे भी दे देते हैं। क्या देते हैं, कस्में वादे ये दे देते हैं। तो चलो कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख करते हैं, अनुच्छेद 60 में। कस्में वादे का क्या मतलब हुआ, यानी कि शपथ दे देते हैं, अपने पद की शपथ दे देते हैं उनको कि आप अपने पद के लिए कोई दुरुपयोग नहीं करोगे, कोई अतिक्रमण नहीं करोगे। आपने कहा सर इसको याद कैसे करें, आपने लिख तो दिया अनुच्छेद 60। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा याद रखो कि हमारा जो राष्ट्रपति वो 60 साल का है। कितना है, 60 साल का ही बुढ़ा है। यदि 60 साल के बुढ़े को हम शपथ देंगे तो वो थोड़ी ना भंग करेगा उसको, बुढ़ा है कुछ तो मानेगा उस कसम को। आज वाले बच्चे नहीं मानते। ठीक है, आपने कहा सर दे देते हैं शपथ, लेकिन शपथ इनको देगा कौन, इतने बड़े जो पदाधिकारी है उनको कौन देगा। हमने कहा इसके लिए हमारे पास है कौन, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश। और इनकी अनुपस्थिति में यदि ये उपस्थित नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, कौन दिलाएंगे इनको शपथ, किनको, राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो, या इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। आपने कहा चलो सर मान भी लिया कि शपथ दे दी, कसम दे दी, वादे दिए, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी इसने शपथ तोड़ दी तो क्या करोगे। हमने कहा इसके लिए हमारे पास एक लास्ट हथियार है। वो कौन सा है, ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र का क्या मतलब हुआ, कोई उसको तीर से उड़ाना थोड़ी ना है, नहीं, पद से हटा देंगे। कैसे कर देंगे, पद से हटा देंगे। और उसके लिए हमारे पास उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। किसमें, अनुच्छेद 61 में। क्या उल्लेख है, ब्रह्मास्त्र नहीं याद रखना है, इसको याद रखना है महाभियोग। आप बोलोगे सर महाभियोग का क्या मतलब हुआ, यानी कि इनको पद से हटाने के लिए एक महाभियोग की प्रक्रिया है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि चल आपने पद का अतिक्रमण किया, हट जाओ यहाँ से, ऐसे कोई नहीं हटेगा, कोई एप्लीकेशन लिखने से कोई नहीं हटेगा। महाभियोग की प्रक्रिया एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। जैसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए कितने जप तप करने पड़ते हैं, उसी प्रकार महाभियोग लाने के लिए बहुत सारे जप तप करने पड़ते हैं। तो आपने कहा सर कैसे कैसे जप तप करने होते हैं, तो इसके लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहली बात तो आप ये याद रखना। दूसरी बात आप ये याद रखना कि जो ये प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, सिर्फ प्रस्ताव ऐसे ही नहीं कि एक पेज फाड़ा उस पर लिखा एप्लीकेशन कि ये लो सर आपको यहां से हटना है। इसके लिए तो सदन है, उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। कितने, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए किस पर, प्रस्ताव पर। ठीक है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए प्रस्ताव पर। ठीक है भाई, और इसकी सूचना है वो 14 दिन पहले देनी है। किसको, राष्ट्रपति को। 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि राष्ट्रपति भैया हम आप पर महाभियोग लेके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। हम देखो भाई पीठ पीछे वार करने वाले नहीं है, हम सामने से पहले ही एडवांस में उसको सूचित कर देंगे कि हम आप पर महाभियोग लेके आ रहे हैं। लेकिन ये कितने दिन पहले सूचित करना, 14 दिन पहले। दूसरा, कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए किस पर, प्रस्ताव पर। तो 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। ये बात हमने कहा, इतना कंप्लीट कर लिया। अब आगे इसको पास कराने के लिए 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
क्या होना चाहिए? 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर, 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी ये उस सदन में पास माना जाएगा। तो महाभियोग के लिए क्या करना है? पहला, जो सदन प्रस्ताव लेके आ रहा है उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी है और उसमें पास होने के लिए उस सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत भी होना जरूरी है। ठीक है भाई, एक सदन ये प्रस्ताव लेके आया, अब इस सदन में ये प्रस्ताव पास हो गया तो दूसरे प्रस्ताव में ये अब जाए, दूसरा जो सदन है उसमें ये प्रस्ताव जाएगा। क्या होगा? दूसरे सदन में ये प्रस्ताव जाएगा, उसमें इस प्रस्ताव पर क्या होगा? जांच होगी। इस प्रस्ताव पर जो आरोप लगाए हैं, इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति पर जो भी आरोप है उनकी जांच होगी। तो पहला सदन क्या करता है? पहला सदन जो राष्ट्रपति है उन पर आरोप लगाता है। महाभियोग का क्या मतलब हुआ? एक आरोप लगाते हैं और दूसरा सदन उनकी जांच करता है और राष्ट्रपति उसी दूसरे सदन में अपना पक्ष भी रखता है। क्या करता है? अपना पक्ष भी रखता है, यानी कि दूसरे सदन में जाता फिर, और उसमें भी पास होने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है। बहुमत होना जरूरी है दूसरे सदन में भी। ठीक है, ये प्रथम सदन है, ठीक है, और ये दूसरा सदन है। ठीक है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से यदि ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद कब से रिक्त समझा जाएगा? जिस दिन ये प्रस्ताव लेके आए थे, यानी कि जिस तारीख को ये प्रस्ताव लेके आए थे उस तारीख से राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त समझा जाएगा। समझ में आ गई? महाभियोग की प्रक्रिया एक बार आप दोबारा देख लीजिए। आपको मैं एक बात बता दूं, पहले जो एक एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो कौन से सदन से शुरू की जा सकती है। इसमें ये कोई इशू नहीं है कि किसी एक फिक्स सदन से शुरू करनी है, चाहे वो राज्यसभा है चाहे वो लोकसभा है, किसी में भी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। ठीक है, जिस सदन से ये शुरू की जा रही है उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए प्रस्ताव पर। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होगी, फिर उसको पास करवाने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत भी होना जरूरी है। अब एक प्रस्ताव ये है, वो जो पहला सदन है उसमें ये पारित हो गया, अब ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। किसमें जाएगा? दूसरे सदन में, और दूसरा सदन भी इन आरोपों की जांच करेगा, राष्ट्रपति वहां अपना पक्ष रखेगा, फिर यदि वहां भी पास होने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है, वहां भी 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति का जो पद है वो कब से रिक्त समझा जाएगा? जिस तारीख को ये प्रस्ताव लेके आए उस तारीख से राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त समझा जाएगा। समझ में आ गई ब्रह्मास्त्र अपना 61वां अनुच्छेद में? समझ में आ गया? अब क्या करना है, एक और है अनुच्छेद अपना, अनुच्छेद 62। वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, फिर भी मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 62 में क्या उल्लेख है। अनुच्छेद 62 में ये लिखा है, किसी कारणवश राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को यथा समय भर लिया जाए। क्या है? राष्ट्रपति के पद की जो रिक्ति है उसको यथा समय भर लिया जाना चाहिए। अब ये बात है कि सर इसमें क्या उल्लेख है, मैं समझ में नहीं आया, यथा समय भर लिया जाए, तो मैं इसका अभी वर्णन करता हूं। तो देखिए 62वां अनुच्छेद ये कहता है कि मान लो राष्ट्रपति का पद कार्यकाल से पूरा हुआ है तो कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले, कार्यकाल की जो समाप्ति है उससे पहले चुनाव करवा लिए जाने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, यदि राष्ट्रपति का पद बीच में खाली होता है, जैसे मान लो उनकी मृत्यु से या पद त्याग से या महाभियोग की प्रक्रिया से, 3 तरह से राष्ट्रपति का पद बीच में रिक्त होता है। किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने। कब? 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने, ये बात कहता है ये अनुच्छेद 62वां। अब आप कहोगे सर 6 महीने तक
बीच में जो खाली रहा है कार्यकाल, वहां कौन काम करेगा तब तक। हमने कहा इसके लिए हमारे पास एक स्टेपनी है। क्या है? स्टेपनी, जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। एक ऐसा पोस्ट है जिसका नाम है उपराष्ट्रपति, और उसका उल्लेख हम आगे की जो क्लास है उसमें करेंगे, जो आगे की अनुच्छेद है उसमें करेंगे। तो समझ में आ गया अपना राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या है? 53 में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। 54 यानी कि चूज करना निर्वाचक मंडल। 55 में क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। 56 यानी कि 56 इंच का सीना कार्यकाल। 57 कार्यकाल के बाद में क्या होता है? दोबारा बनते हैं, यानी कि पुनः नियुक्ति। उसके बाद में योग्यता। 58 में हो गई योग्यता। उसके बाद 59 में क्या है? आप बताओ 59 में है शर्तों का प्रावधान। 60 में 60 साल का बुढ़ा, यानी कि शपथ दिलाएंगे। शपथ भी ना मानी, कसमें वादे सब तोड़ दिए तो क्या करोगे? अपना लेके आना महाभियोग, लास्ट अपना ब्रह्मास्त्र। समझ में आ गया? कंप्लीट हो गया अपना आज का राष्ट्रपति का टॉपिक। तो चलो, धन्यवाद।